Hello बच्चों, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic, chemical kinetics. In this topic we are already discussed rate of reaction. आज उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. पहले रेट ऑफ रिएक्शंस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था. उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन करने बाकी थे. सिंपल मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक चीज आपको भी पता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट. आप ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी ले सकते हो. इफ रिएक्शन आर गैसियस देन आप इसको प्रेशर के टर्म्स में भी ले सकते हो, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम. कुछ बातें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था, मैं उसको रिकॉल करा देता हूं ताकि मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको समझ में आए. फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक अलग रेट होता है अगर रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, और अगर एक रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है तो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उस दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेट अलग अलग होता है. फिर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर रिएक्शन में अगर किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज का रेट लिखोगे, लाइक रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर रिएक्टेंट और रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस केस में रेट उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, बट स्टोइकियोमेट्री ओनली डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे. बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन का जो सिग्निफिकेंट मीनिंग तभी होगा जब रिएक्शन आपका क्या होगा, बैलेंस होगा. अगर रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है बेटा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते. फिर हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज में क्या रिलेशन था, इतना हम लोगों ने देख चुका था. फिर पिछले क्लास में हम लोग देखा था रेट तीन टाइप की बेसिकली होते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट. इनिशियल रेट कब निकालते हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे. इनिशियल रेट कब निकालते हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे. तो इसी पे पहले इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं. फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के, नीट के भी करेंगे क्वेश्चन और जेई के भी क्वेश्चन करेंगे. ये जो ब्लैक बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये नीट 2010 या 2013 का आप ईयर देख लेना, लेकिन नीट के क्वेश्चन है. आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. फिर वन बाय वन आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं. मैं एक बार फिर आपको सजेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लेक्चर ध्यान से देखो बेटा. आप लेक्चर बड़े प्यार से, ध्यान से, पेशेंस के साथ देखो. कंप्लीट नोट्स बनाओ. लेक्चर में हर एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है आप किसी चीज को एस्केप मत करो कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं हो सकता है. मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लेक्चर आप समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो. दैट इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन. आप क्वेश्चन सॉल्व करो. हमने एक लेक्चर लिया, दूसरे लेक्चर से हम प्रॉब्लम पे आ गए. ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं और न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना है. प्रॉब्लम मैं वही करा रहा हूं जो आप जिस एग्जाम के लिए आप मेरे से पढ़ रहे हो उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हो. इंस्पाइट ऑफ एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करो ना, जहां वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है. मैं मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करके कराता हूं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे नहीं आप वही पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ए रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2. The value of rate of disappearance of N2O5 is given 6.5 into 10 raised to power minus 3 मोल पर लीटर अपॉन टाइम. तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको गिवन है. फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 पूछा है. आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस केमिकल इक्वेशन की अगर बात करोगे, दिस इज योर क्वेश्चन. ये पूछा हुआ है नीट 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. केमिकल रिएक्शन आपका क्या है, N2O5 gives 2 molecule of NO2 plus half O2. तो मैं क्या करता हूं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं. अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में ROR बोलते हैं, माइनस dx बाई dt को बोलते हैं. तो ये dx बाई dt इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, रिएक्टेंट है तो माइनस d, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई
dt। और रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगा, कम होगा। तो रेट को पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में 1/2 देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन डी NO2 by dt इज इक्वल टू 1/1/2, तो सीधा सीधा हो जाएगा 2d O2 by dt, दैट इज आवर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरियंस। अब आपको गिवन क्या है, तो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। इसका अगर मीनिंग देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस डी N2O5 by dt की वैल्यू आपको दे रखी है कितना बेटा, 6.25 इंटू 10⁻³ रेट है तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, एक ही चीज। तो पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब आपको इसकी वैल्यू पूछा है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को करोगे तो dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर मैं निकालूं dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, तो 2 इंटू डी माइनस ऑफ डी N2O5 बाई dt तो इज इक्वल टू 2 इंटू, और ये इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना, 6.626 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6.25 है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इंटू सेकेंड। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये तो NO2 का निकल गया, अब O2 का पूछा है, तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा O2 की बात करोगे तो अब इसको और इसको क्या करो, आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूं, तो इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ क्या चाहिए आपको, dO2 बाई dt, तो ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपको चाहिए dO2 बाई dt इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर क्या हो जाएगा, चलो ऐसे लिख देता हूं, 2 इंटू dO2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस डी N2O5 बाई dt। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड, तो जब आप चाहिए dO2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 माइनस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6.626 10⁻³ 625 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा, करोगे तो ये आ जाएगा 3.125 10⁻³ यूनिट की बात करोगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। तो आप आराम से 1 बाय 1 इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या था, ये एक केमिकल इक्वेशन गिवन था जिसमें N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन था, N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन था, NO2 एंड O2 का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा था। जब भी आप समझना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 मतलब रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt, प्रोडक्ट है तो रेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, प्रोडक्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। मतलब आपसे पूछा है तो dNO2 अपॉन dt की वैल्यू पूछा है, dO2 बाई dt की वैल्यू पूछा है, ये गिवन था। एक बार इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया, हमने वैल्यू निकाल लिया। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, मैं बार बार बोलता हूं। आप मेरे साथ काम करो, सारे न्यूमेरिकल आपको खुद समझ में आएंगे। मैं तो एक करा रहा हूं एक्सरसाइज की, इसी पे बेस्ट 10 से 15 आपको खुद करने और आपसे होंगे, और आप मुझे बताते भी हो कि सर डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में कर चुके होते। आइए देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 का है। आप देखो ना, प्रीवियस ईयर का बुक भी आपको प्रोवाइड में करा हूं बेटा, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। कह रहा फॉर ए केमिकल रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये एक केमिकल इक्वेशन बेटा दे रखा है। कह रहा है dNH3 बाई dt
मतलब NH3 यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ माइनस डी एच टू बाई डी टी, फिर वही है, अपन क्या करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में आप देख लो, इसका क्या देख लो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt किसके बराबर होगा, N2 के लिए माइनस डी N2 बाई dt के बराबर होगा, क्योंकि स्टैचोमेट्री 1 है, इसका स्टैचोमेट्री 3 है, तो 1/3 माइनस डी H2 बाई dt के बराबर होगा। और इसके लिए बात करोगे तो 1/2 ये प्लस डी NH3 बाई dt, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रिएक्टेंट है तो वी विल यूज माइनस साइन, प्रोडक्ट है तो वी डोंट नीड टू यूज माइनस साइन, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा ही। अब देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, तो dNH3 बाई dt की वैल्यू दे रखी है और इसका पूछा है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो बेटा। चलो यहां से एक स्टेप फिर लिख लेते हैं, 1/3 माइनस ऑफ डी H2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 डी NH3 बाई dt। तो आप देख लो dH2 बाई dt इज इक्वल टू 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 3/2 डी NH3 बाई dt। तो ये बेटा हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये 2 एंड 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁴। यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट आपको पता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दैट विल बी आवर आंसर। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप 1 बाय 1 सॉल्व करो, आपसे जरूर सॉल्व होगा बेटा। आइए, आपको मुझे पता है आपसे अभी भी सारे क्वेश्चन होंगे, मैं एक दो क्वेश्चन रिसेंट जो जेई का लास्ट ईयर का पेपर है मैं उससे सॉल्व करा देता हूँ। जेई 2019 के जैन या अप्रैल का क्वेश्चन है, आप देख लो क्वेश्चन, आप इसको आराम से लिख लो, समझ के लिखो, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आराम से सॉल्व करना, आपसे आराम से सॉल्व होगा। मैं ईयर बता देता हूं, ये क्वेश्चन जेई 2019 मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसके बगल में वो भी क्वेश्चन जेई 2019 का ही है। हम लोगों ने रेट कंप्लीट किया है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए रेट का समझना जरूरी है, और रेट पे ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। कई सारे क्वेश्चन है, एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट के आपको लगेंगे क्योंकि रेट पे ही क्वेश्चन है। मुझे जो अच्छे क्वेश्चन लगे वो मैं करा रहा हूँ, बाकी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है ही, आप सॉल्व करना, आपसे सॉल्व होगा। कह रहा है ए गिव्स बी, इट इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और आपको दिया है लॉग माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इज इक्वल टू लॉग चेंज इन कंसंट्रेशन बी अपॉन टाइम प्लस 0.3। तो कह रहा है ये आपको रेट लॉ इक्वेशन दे दिया है, तो इसके हेल्प से आपको कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस करो, मतलब ए के कितने मोल है, बी के कितने मोल है, ये कैलकुलेट मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द रिएक्शन। क्वेश्चन में अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। ये जेई मेन में तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन किस तरह फॉर्मेट में थे। मेन समरी यही था कि क्वेश्चन का मोलर रेशियो ए एंड बी का रेशियो निकालना था। आप ध्यान से देख लो, आओ इस इक्वेशन को देखते हैं। तो जब इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लॉग माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इज इक्वल टू लॉग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम। और आपको पता है 0.3 किसकी वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग log 2 की वैल्यू होती है। तो 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2। इतना समझा या नहीं समझा। अब देखो log a प्लस log b, यही हो सकता है ना। इस पूरे टर्म्स को आप क्या ले लो,
ए और इस पूरे टर्म्स को क्या ले लो बी। अगर लॉग दो चीज एडिशन में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, आप जानते हो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। ये कहा इक्विलिब्रियम में लॉग काफी बार यूज किए थे। तो इसको क्या लिख सकता हूं लॉग माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम इंटू टू लॉग ए इंटू बी। अब मैं क्या करता हूं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेता हूं। तो ये लॉग और ये लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यह आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इंटू टू। इस टू को मैं अगर यहाँ लिखूं, ध्यान से देखना बेटा, इस टू को अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। और यही आपका क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यही होता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं 1/their स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ए के कितने मोल होंगे, तो ए के 2 मोल होंगे और इसके 1 मोल होंगे, इसके 2 मोल होंगे और इसके 1 मोल होंगे। तो ऑप्शन में आपको ए एंड बी आइडेंटिफाई करना था। अगर जी 2019 की बात करोगे तो समझो ए क्या हो सकता है NO2, तो बी क्या हो सकता है N2O4। मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे था 2NO2 गिव्स N2O4। तो आपको ए एंड बी आइडेंटिफाई करने थे और उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन था। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करा है। क्या करा है इस क्वेश्चन में, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन था और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन गिवन था लॉग के टर्म्स में। तो हमने क्या किया सिर्फ 0.3 को 0.2 कर दिया, एज इट इज लिख दिया। दिस वैल्यू यहाँ है, ये वैल्यू यहाँ है, 0.3 को 0.2 लिख दिया। अब दिख गया लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लिख दिया लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ भी लॉग दिस वैल्यू एंटी लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग कैंसिल हो गया। तो आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू टू। टू को उधर लिया तो 1/2 रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में आ गया। और 1 जो स्टोइकियोमेट्री होता है वही उसका क्या होता है मोलर रेशियो। तो इसका मोलर रेशियो 2 आ गया, इसका मोलर रेशियो क्या आ गया 1। दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर है। तो कुछ था ही नहीं, जितने वैरायटी है ऑलरेडी आपके नोटबुक में मैं करा रहा हूं। इसी पे बेस्ट आपको क्या मिलेंगे बेटा क्वेश्चन मिलेंगे। आप आराम से 1 बाय 1 सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, ये भी जेई 2019 का क्वेश्चन है। शॉर्ट में मैं J19 लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है NO2 रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन is produced by decomposition of N2O5 in presence of CCl4 as per equation N2O5। इसके 2 मॉलिक्यूल मैं यहां लिखता हूं 2 molecule of N2O5 gives 4 molecule of NO2 plus O2। ये N2O5 का क्या बेटा गिवन है डिकम्पोजिशन गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, इनिशियल कंसंट्रेशन इस इक्वेशन के ले लूं तो इसका A0 की वैल्यू ले लूं 3 है, 3.0 है, यूनिट कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर होगा। एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। तो ये 80 ले लूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना है 2.75 मोल पर लीटर और ये टाइम कितना दे दिया बेटा 30 मिनट्स। तो इस 30 मिनट्स में पहले इसका रेट निकाल लूं। तो अगर मैं इसका रेट निकालूंगा बेटा, यहां निकालता हूं देखना, तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt इज इक्वल टू, तो ये कितना फाइनल कंसंट्रेशन कितना 2.75। ये तो फॉर्मूला का माइनस है, अब लगा दो
2.75 माइनस 3.0 अपॉन टाइम कितना है 30, तो ये सीधा सीधा गया 0.25 डिवाइडेड बाई 30, ये किसकी वैल्यू है -d(n2O5/dt), ये इसकी वैल्यू है। यूनिट की बात करोगे तो ये टाइम मिनट में है और ये मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, दिया जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो आपसे क्या पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, आपसे क्या पूछा है NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। मैं इस साइड लिखता हूं, आपसे कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा, 1/2 माइनस डी N2O5/dt इज इक्वल टू, किसका पूछा है NO2 का, तो ये प्रोडक्ट है, दिया जाएगा NO4 d NO2/dt। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, इसका जो वैल्यू है कितना आया है 0.25/30, यहां से 4 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना जाएगा 4/2 मल्टीप्लाई 0.25/30 इज इक्वल टू d NO2/dt, दैट इज d NO2 क्या है प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 2, तो d NO2/dt इज इक्वल टू 0.5/30, तो 0.5 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻², यूनिट क्या आ जाएगा मोल पर लीटर इंटू मिनट्स, दैट विल बी आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली रेट गिवन है होकर के दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन गिवन था और टाइम गैप 30 मिनट गिवन था, तो हमने क्या निकाल लिया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसका रेट निकाल दिया और इसके रेट के हेल्प से बाय द हेल्प ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन से मैंने रेट ऑफ NO2 अपॉन टाइम निकाल दिया, दैट विल बी आवर आंसर। तो आई होप रेट ऑफ रिएक्शन आपको काफी अच्छे से समझ में होगा बेटा, दैट्स माय एक्सपेक्टेशन टू यू। तो आइए आज की क्लास के सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, और वन बाय वन हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो आइए एक फ्रेश हेडिंग हम लोग डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आइए बेटा नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, मतलब रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करना, मतलब रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा सकता है, जिसमें से टोटल 7 फैक्टर मैंने आपको लिखा हूं और वन बाय वन इसी फैक्टर को पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो आप रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिए हो उसका नेचर कैसा है, मतलब देख वो सॉलिड है लिक्विड है या गैस है। आप देखो ना कि दो गैस जल्दी मिक्स कर जाएंगे या दो लिक्विड या दो सॉलिड, तो गैस बहुत फास्ट मिक्स करेंगे, लिक्विड थोड़ा देर से करेगा एंड सॉलिड को बहुत देर से टाइम लगेगा मिक्स करने में। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में उसका क्या होता है, किस टाइप से, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट कम होगा, सरफेस एरिया जिसका कम होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। समझो आपने पानी लिया और पानी में शुगर को डालो, शुगर पार्टिकल क्रिस्टल के फॉर्म में है, अगर उसके जो पार्टिकल के साइज बड़े हैं वो जल्दी डिजॉल्व होगा कि जब शुगर पार्टिकल को पाउडर के फॉर्म में मिक्सी में आप डाल के पाउडर के फॉर्म में बना लो तब जल्दी डिजॉल्व होगा। तो जितना पाउडर फॉर्म में होगा मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा। देखो ना ये एक पेन है, इसको मैं अगर बीच से तोड़ दूं, समझो ये एक पेन है, ये इससे को बीच से तोड़ दूं, तब ये सरफेस और ये सरफेस बढ़ गया ना, तो पार्टिकल जितना छोटे होते जाएंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा।
तो हम लोग देखेंगे इसमें वन बाय वन, उसी को पढ़ना ही है। मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ, पहले देख ले कौन कौन सा फैक्टर है, फिर वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। पहला मैंने लिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें बेसिकली प्रेशर एंड वॉल्यूम को देखना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर हो सकता है, गैसियस रिएक्शन है तो हम लोग को प्रेशर से डील करना पड़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी, तो वो वॉल्यूम चेंज करने से भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज। इस फैक्टर को हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, इसी को मेनली पढ़ना ही है। और यहीं पे हम लोगों ने कहा था कॉन्सेंट्रेशन में ही टर्म में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखेंगे, यहीं पे हम लोग बेसिकली देखेंगे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर देख रहा दूसरा देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में प्रेशर आ जाएगा, फिर क्या जाएगा बेटा, वॉल्यूम, फिर थर्ड क्या जाएगा, टेम्परेचर, फोर्थ क्या जाएगा, कैटालिस्ट, फिफ्थ में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन। ऑर्गेनिक में आप देखते हो कई सारे रिएक्शन होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। अरे ऑर्गेनिक तो छोड़ो ना, आप देखो ना फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो वैसे रिएक्शन जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रेडिएशन, और वो बेसिकली इफेक्ट ऑफ सनलाइट या यूवी रेडिएशन से ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। फिर मैंने कहा पीएच ऑफ मीडियम, अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो ऑब्वियसली एसिड है तो पीएच 7 से कम होगा, बेस है तो 7 से ज्यादा होगा, तो अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो पीएच का भी क्या मिलेगा, आपको इफेक्ट मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई आयनिक रिएक्शन को आप डिस्कस कर रहे हो तो अगर आयन है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस होने से, या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम ज्यादा होने से भी इफेक्ट करेगा। यही लिखा है मैंने, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कब, जब पोलर स्पीशीज उस रिएक्शन में होंगे तब। तो यही टोटल 7 फैक्टर है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकता है। हम लोग आइए वन बाय वन देखते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहाँ पे हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम देखेंगे, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। देन टेम्परेचर है जहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। देन कैटालिस्ट है, बाद में कैटालिटिक थ्योरी पढ़ेंगे, लॉक की हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। फिर इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड यूवी रेडिएशन, किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। फिर देखेंगे अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो पीएच चेंज करने से भी इसका रेट इफेक्ट होगा। देन देखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर आयनिक रिएक्शन है, आयनिक स्पीशीज है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से रिएक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आइए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखता हूँ नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें आइए नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें मैं ए बी करके पढ़ा देता हूं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब फिजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा, उसका फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा बेटा गैस का, देन लिक्विड का, देन सॉलिड का। तो अगर यहाँ पे भी बात कर दूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड, क्योंकि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रेंडमनेस गैसियस मॉलिक्यूल का हो। फिर अगर दूसरा बात करूं अगर नेचर में कि अगर रिएक्शन होमोजेनियस हो और हेट्रोजेनियस हो, होमोजेनियस मतलब ऑल द स्पीशीज इन द केमिकल रिएक्शन आर इन सेम फेज, एंड हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट फेज में हो। तो अगर होमोजेनियस रिएक्शन है तो उसका रेट काफी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू हेट्रोजेनियस। तो सेकंड में अगर बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो ये होमोजेनियस का रेट ज्यादा होगा किससे, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मतलब ऑल द स्पीशीज आर इन सेम फेज, ऑल द स्पीशीज आर इन
सेम फेज। तो हेट्रो मतलब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट फेज। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो सबसे ज्यादा फिर किसका रेट हो जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में? तो यहाँ से होमोजेनियस का होगा और यहाँ पे क्या होगा, गैस का होगा। तो अगर आपसे पूछे मैक्सिमम रेट किसका होगा बेटा, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। इसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आइए सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मैंने आपको, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट में मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो उसका रेट बेटा सबसे ज्यादा होगा। अगर रिएक्शन होमोजीनियस है तो रेट सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम रेट किसका होगा, तो रिएक्शन गैसियस फेज में होमोजीनियस रिएक्शन है तो उसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे। तो फर्स्ट देखा फिजिकल स्टेट, सेकंड देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसमें एक लाइन लिखना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस इन स्मॉलर पीसेस, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस इन स्मॉलर पीसेस देयर सरफेस एरिया इंक्रीजेस, on breaking the substance in smaller pieces their surface area increases, hence their rate of reaction also increases, hence their rate of reaction also increases। तो इसके लिए मैं बात करूं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अगर मैं थर्ड बात करूं, रिएक्टेंट एंड आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। अगर केमिकल नेचर की बात करोगे तो यहाँ पे केमिकल नेचर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कितने बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा, अगर मैं केमिकल नेचर में बात करूं तो अगर रिएक्टेंट खुद ज्यादा स्टेबल है, समझो किसी एक केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर मैं बता रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन की नेचुरल टेंडेंसी होगी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में जाए, तो ये रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मोर है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहेगा, जो भी प्रोडक्ट बने वो वापस से रिएक्टेंट में आ जाएंगे। तो अगर इस केस में मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा, एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कई बार ये फैक्टर भी आएंगे। अगर नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे बात करूं तो अगर समझो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरे केमिकल रिएक्शन में दो बॉन्ड टूट रहा है तो किसका रेट ज्यादा होगा, तो जिसमें मोर स्टेबल बॉन्ड टूटेंगे उसका रेट कम हो जाएगा और जिसमें लेस स्टेबल बॉन्ड टूटेंगे वो जल्दी टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन, rate of reaction is also depend upon nature of bond to be broken, nature of bond to be broken, and also depend upon number of bond to be broken. Rate of reaction is also depend upon nature of bond to be broken and number of bond to be broken। अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल डिस्कस करूं, समझो ये मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर्मिक एसिड है और दूसरा एसिटिक एसिड है, ये टूटेगा तो ये HC डबल बॉन्ड O माइनस में टूटेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये H प्लस और ये क्या देगा H प्लस।
ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों बेटा क्या है, रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। अब इस केस में जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेट आयन इज ग्रेटर देन एसीटेट आयन, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। दोनों वीक एसिड है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये फॉर्मिक एसिड का आयन फॉर्मेट आयन, एसिटिक एसिड का आयन एसीटेट आयन। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर्मेट आयन ज्यादा स्टेबल है एसीटेट आयन से। ये कहाँ, जब हम लोग ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहीं पे इंडक्टिव का ये एप्लीकेशन है, हम लोग समझ में जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तमाम चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। फिजिकल स्टेट में गैसियस का सबसे ज्यादा होगा, और होमोजेनियस है तो बहुत ही अच्छा है। सरफेस एरिया जितना छोटा साइज होगा, सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। एंड केमिकल नेचर में हम लोगों ने देखा कि अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट कम होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड फैक्टर को देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। हेडिंग डालिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ये C इज इक्वल टू N/V होता है। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो ध्यान से देखना कि मैं कह सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो चीजें ऐसे खुद से जूम कर समझ लो कि अगर जो चीजें कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से अगर बढ़ रही है तो वो चीजें वॉल्यूम के बढ़ने से कम हो जाएगी। तो अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो या वॉल्यूम को कम कर दो। सिंपल मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझो अगर रेट रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से बढ़ रहा है तो फिर वॉल्यूम के बढ़ाने से रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने पे बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना बेटा, ये इतना सिंपल नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने पे बढ़ेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मैनर में बढ़ेगा। समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, तो इसका जो रेट है ये भी डबल हो रहा है। तो जो चीजें कॉन्सेंट्रेशन के डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, सेम वही चीजें वॉल्यूम को अगर मैं हाफ कर दूं तो वापस से रेट क्या हो जाएगा, तो रेट का अगर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेशन है तो उसका वॉल्यूम से भी रिलेशन होगा। और दूसरा फैक्टर इसी का, एक तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का आ गया, वॉल्यूम का आ गया, दूसरा अगर मैं प्रेशर से डील करूं, प्रेशर P से डील करूं, तो आप जानते हो P इज इक्वल टू CRT होता है। जो प्रेशर है इज इक्वल टू ये CRT, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। कहां पे पढ़े थे, अगर नहीं याद है तो देख लो, PV इज इक्वल टू NRT, तो P इज इक्वल टू N/V RT, और N/V को ही क्या बोलते हैं, C, तो P इज इक्वल टू CRT। तो जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड मैनर में ऐसे कहूं, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करने पे जो रेट है वो ट्रिपल हो रहा है, तो वही चीज अगर मैं प्रेशर को ट्रिपल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। कोई दिक्कत,
मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीजें कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने पे, जैसे मैंने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, यहीं पे एग्जाम्पल के लिया, अगर कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहा हूं तो रेट 3 टाइम्स हो रहा है। तो सेम चीजें प्रेशर को भी अगर 3 टाइम्स करूं तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? कल मैं आपको ये कह रहा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो रेट बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ा दो तो भी रेट बढ़ेगा, लेकिन रेट को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। तो रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर के बढ़ने से बढ़ेगा और वॉल्यूम के कम होने से बढ़ेगा। दैट मीन्स रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेशन होगा एंड वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये सिंप्लीफाइड मैनर में नहीं होगा कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये एक कॉम्प्लेक्स मैनर में होगा। काफी कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन होता है, लेकिन इसी का अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इसका एक सिंप्लीफाइड हम लोगों को पढ़ना होता है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पढ़ना होता है, जिस एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, या सिंपली इसको बोलते हैं रेट लॉ। ध्यान से एक लाइन लिखना, लिखना रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इतना आप लिख लो, पहले इस पूरे को लिख लो आप, फिर इस पूरे को लिखने के बाद मैं जो पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं उसको लिखना आप, लिखना इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन in a very complicated manner, in a very complicated manner, rate of reaction is found to be depend on concentration in a very complicated manner, and this dependency is also changes, and this dependency is also changes with progress of reaction, this dependency is also changes with progress of reaction या with respect to time। तो सिंपल मैंने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड तो करेगा, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसेस होता जाएगा, रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, इसका रेट का जो डिपेंडेंसी है वो भी चेंज होता जाएगा, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर में होगा। बट लिखना पैराग्राफ चेंज करके, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, but according to our syllabus we are discuss a simplest kind of dependency of rate, a simplest kind of dependency of rate on concentration, a simplest kind of dependency of rate on concentration। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी क्या है, उसी को समझते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ये जो डिपेंडेंसी है वो टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, और ये कॉम्प्लिकेटेड मैनर में होगा, लेकिन अपने 11-12 सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को उसका एक सिंपलेस्ट डिपेंडेंसी का रेशियो पढ़ना है, जो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, और इसी डिपेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। और इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं रेट को आर से, आर इज इक्वल टू ए को कांस्टेंट सी, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर, यहां पे बेटा ऑर्डर को एन से रिप्रेजेंट करते, चलो मैं ऑर्डर ही लिख देता हूं, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, और इसी डिपेंडेंसी को हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है। लिखना R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, द एबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। और एक टॉपिक ही है ऑर्डर, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये अपने सिलेबस में ज्यादातर आपके सिलेबस में आप एनसीईआरटी में देखोगे तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन होगा। ऑर्डर पे आने से पहले इस रिएक्शन को तो समझ ले, इसी को क्या बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरएलई,
यस, डायरेक्टली इसको रेट लॉ भी बोलते हैं। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से उसको समझ ले। पहला है आर। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। के इसी रेट के लिए कांस्टेंट आया है, इसलिए हम लोग के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, या डायरेक्टली इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर, और इसको तो अपने को पढ़ना ही है, ये ऑर्डर है क्या। ठीक है, तो अब आइए पहले हम के को देखते हैं, के बेसिकली है क्या और के को डिफाइंड कैसे करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? के की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं तो ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या है? आर इज इक्वल टू के सी टू द पावर ऑर्डर। समझो अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज 1, मतलब यूनिटी हो जाए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज यूनिटी, मतलब सी की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, तो आर इज इक्वल टू के 1 टू द पावर ऑर्डर, और एक पे कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। कोई भी पावर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इस केस में आर की वैल्यू किसके बराबर हो गया? के। मतलब के को मैं डिफाइंड कर सकता हूं, आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। It is defined as, या it is equal to rate of reaction when concentration terms is unity। मैं कह सकता हूं ना, although concentration term is equal to 1, लिखना K is defined as, rate constant is defined as, hence rate constant is defined as, it is rate of reaction, it is rate of reaction when concentration of each species is unity। It is rate of reaction when concentration of each species is unity। अगर सारे concentration terms अगर 1 के बराबर हो जाए तो ये किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए। क्लियर है? दूसरा चीज इसका हम लोग देखते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो के की बात करते हैं। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करोगे तो ध्यान से देखो, आर इज इक्वल टू के सी टू द पावर ऑर्डर, तो यहां से के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, यह आ जाएगा। अब आर क्या क्या यूनिट है? अब यहां पे देखो आप, आर क्या क्या यूनिट है? तो आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं, चलो यहां लिख देता हूं, यहां पे चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे में ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर को क्या लिख दूं? 1। अब इसी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो नीचे में लिख क्या देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इनटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर n, और इस पावर को क्या ले लो? 1। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, डिवीजन में पावर क्या होगा? माइनस, तो इसका यूनिट हो जाएगा
कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ये क्या आ गया बेटा आपका यूनिट ऑफ के। कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस m इंटू टाइम इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, दैट इज आवर यूनिट ऑफ के, दैट इज आवर यूनिट ऑफ के। तो ये जो रेट लॉ इक्वेशन है ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर पे हम लोग आएंगे, ऑर्डर पे एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे, देन ऑर्डर एंड एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, देख के आप पता नहीं कर सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी देख के पता कर सकते हो। तो पहले आइए आज के लेक्चर में हम लोग रेट और रेट कांस्टेंट को देख लें। आर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के क्या है रेट कांस्टेंट। डिफाइंड क्या करेंगे तो इट इज डिफाइंड इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज इज यूनिटी, और इसका जो यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। कोई दिक्कत? तो आइए अगर समझो n की वैल्यू ठीक है, और ये क्या है n मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, और n को अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बेसिकली मैं कल के टॉपिक में समझाऊंगा, आप ध्यान से देख लो। अगर n की वैल्यू 0 है तो इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 1 है तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 2 है तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 1/2 है तो इसको बोलेंगे हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं ऑर्डर को। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए 1 बाय 1 हम लोग इसी को देख लेते हैं, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट होगा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, हाफ ऑर्डर का क्या होगा। 1 बाय 1 हम लोग क्या निकालते हैं यूनिट ऑफ के। तो यहां पे मैं ले रहा हूं ऑर्डर और इधर ले रहा हूं यूनिट ऑफ के। अगर समझो ये जीरो ऑर्डर है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आप देखना क्वेश्चन में आपसे यूनिट ही पूछ देते हैं। अगर ये जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहां से k की जो यूनिट निकालोगे ये होगा मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, और n की वैल्यू जीरो डाल दो तो इसके लिए यूनिट आ जाएगा। चलो n की वैल्यू लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर इंटू टाइम, कैसे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये किसके लिए ऑर्डर है जीरो ऑर्डर के लिए। अगर समझो n की वैल्यू 1 है तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जीरो, और किसी भी पावर पे जीरो कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट का ओनली टाइम इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर है देखो 1 माइनस n, n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो 1 के बराबर होगा, तो ओनली क्या होगा टाइम। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन टर्म्स रेट कांस्टेंट में आएगा, लेकिन अगर ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर है तो आएगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ओनली टाइम आएगा। मतलब कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं। अगर n की वैल्यू समझो 2 है तो ये क्या जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2, मतलब -1, ये इनवर्स में आ जाएगा इनटू टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा
मोल पर लीटर -1 टाइम इनवर्स। जब इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू टाइम इनवर्स। तो जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि ऑर्डर डिटरमाइंड कैसे करते हैं, तो कई बार ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के भी कर सकते हैं। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर टाइम इनवर्स है, दैट इज जीरो ऑर्डर। ओनली टाइम इनवर्स है, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स है, दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर। कोई दिक्कत? तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स से एक्सेप्ट ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया। ऑर्डर जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो जीरो ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर, हाफ है तो हाफ। इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो आइए इसी पे बेस्ट मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट ही करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर हम लोग आराम से ऑर्डर को पढ़ेंगे, प्योर चैप्टर के कोर में आ जाएंगे। फिर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, यही दो अपने सिलेबस में पढ़ना है। आप लिखिए पूरा को आराम से। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब की वैल्यू दे रखी है आपको। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आप मैंने देखो आपको बताया था, मैंने कहा था कि कभी कभी हम लोग ऑर्डर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने में पढ़ेंगे। मैंने कहा था रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के भी आप निकाल सकते हो। और यूनिट ऑफ के क्या था? यूनिट ऑफ के क्या था? कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1 - n टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। इस टर्म्स को ऐसे लिख सकते हो। अब आइए इसको मैं लिख करके देता हूं इस टर्म्स में। इसको मोल पर के यूनिट को हम अपन लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? मोल, लीटर को नीचे में लाओगे तो लीटर, तो ये -2 था और नीचे आ गया तो ये भी -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। देखो ना, लीटर को 1/लीटर में लाओगे तो 2 कितना जाएगा? -2 पावर में। तो इसको क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर टू द पावर 2 सेकेंड इनवर्स। अब इस इक्वेशन से इसको इक्वेट कर दो, तो यहां भी टाइम इनवर्स, ये भी टाइम इनवर्स कॉमन है। अब यहां देखो, मोल पर लीटर 1 - n, मोल पर लीटर कितना है? 2 के बराबर है। तो ये 1 - n इक्वल टू क्या है? 2। तो n इज इक्वल टू 3। दैट इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली के की वैल्यू दे रखी थी आपको, और के यूनिट से हमने क्या निकाल लिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में होगा। आप एक बार लिख लो। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एक तरफ हम लोग रेट लेते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्या लेंगे बेटा? रेट कांस्टेंट। फिर उसके बीच में अपन क्या देखेंगे? डिफरेंस। तो आइए हम लोग लेते हैं रेट, इधर लेते हैं रेट कांस्टेंट। रेट क्या है? आर, और रेट कांस्टेंट क्या है? के। सबसे पहला डिफरेंस, पॉइंट नंबर 1, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। पहला लिखना रेट में, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम।
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, टाइम। लेकिन इसकी बात करोगे तो इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द concentration terms in rate law equation is unity। देखो, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द concentration terms is unity। इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द concentration term is unity। ये किस में लिखोगे, रेट कांस्टेंट में। रेट में क्या लिखोगे, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। जो सेकेंड टर्म्स होगा ये यूनिट का होगा। अगर इसके यूनिट की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, CON, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा, टाइम। और इसके यूनिट की बात करोगे सेकेंड पॉइंट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट, रेट में लिखना, इट चेंजेस विथ टाइम। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज करेगा। इट चेंजेज विथ टाइम। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है इसको लिखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर इसमें रेट में और लिखोगे तो मैं बता देता हूं आपको कि अगर ये टाइम के साथ चेंज होगा तो या तो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, कम होगा, या ज्यादा होगा, या जीरो होगा। देख लो ऑर्डर का। रेट में मैंने कहा इट चेंजेस विथ टाइम, लेकिन रेट कांस्टेंट टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे कांस्टेंट रह सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो इट चेंजेस विथ टाइम एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर में ये कांस्टेंट रहेगा। पॉजिटिव ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। पॉजिटिव ऑर्डर मतलब कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और निगेटिव ऑर्डर मतलब -1 ऑर्डर, -हाफ ऑर्डर। मतलब n की वैल्यू जब निगेटिव हो तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ये चीज कैसे होगा मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो सिंपल मैंने कहा रेट है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट कांस्टेंट, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द टर्म इज यूनिटी। दूसरा यूनिट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम, वेयर n इज क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर जीरो है, फिर यहाँ देखना इट चेंजेज विथ टाइम, तो ऑर्डर जीरो है तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन कोई पॉजिटिव ऑर्डर है तो टाइम के साथ कम होगा, नेगेटिव ऑर्डर में टाइम के साथ बढ़ेगा। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता दूं, लास्ट पॉइंट, इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। रेट में लिखना लास्ट पॉइंट, इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सेप्ट लिखते ना जीरो ऑर्डर। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। ये बेसिकली हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखना चाहो तो देख लो। हम लोग देखते हैं R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, और ये ऑर्डर की वैल्यू n की वैल्यू जीरो हो गया तो किसी भी चीज पे पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर जीरो, तो R इज इक्वल टू क्या, K। तो अगर n की वैल्यू जीरो हो गई तो इसमें रेट जो रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट की इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन का ही है ही नहीं। हम लोग कल के लेक्चर में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो इट इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, यहाँ लिखना रेट कांस्टेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट या इट इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड ऑन, अंडरलाइन करके लिखना, कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन बट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, but depend on temperature, comma catalyst and activation energy। तो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा बट टेम्परेचर पे, कैटालिस्ट पे, एक्टिवेशन